Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal and in this video we will be covering the remaining part of chapter number 10 of ACCA F7 and the name of the chapter was Financial Assets and Liabilities. तो गाइज अब जो टॉपिक रह गया है वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. जल्दी से वीडियो बनाते हैं, जल्दी से टॉपिक खत्म करते हैं एंड विल मूव टू नेक्स्ट वीडियो. सो अब आता है हमारा टॉपिक दैट इज डी रिकग्नाइजेशन. सो डी रिकग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो भी हमारी बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो भी हमारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं या फाइनेंशियल लायबिलिटीज होती हैं, उन दोनों को हम अपनी बुक्स में से कब खत्म करेंगे, बुक्स में से कब हम इन दोनों को हटा देंगे, दैट इज कॉल्ड डी रिकग्नाइजेशन. सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. डी रिकग्नाइजेशन इज काइंड ऑफ सेल. तो यहां पे एक बार मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूं, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. फाइनेंशियल एसेट्स, हम सबको पता है फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं. जैसे रिसीवेबल्स, जिससे हमें पैसे आने हैं, या फिर हमारे पास शेयर्स हैं किसी कंपनी के, दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल एसेट्स. तो when and only when the contractual right to the cash flow from the financial assets expired simply means जैसे हमने किसी को लोन दिया हुआ है तो वो लोन एक्सपायर हो गया और हमें पैसे वापस आ गए. रिसीवेबल है, उससे हमें पैसे वापस आ गए. शेयर्स हैं, वो शेयर्स हमने बेच दिए. हमारे पास हमने किसी और फॉर्म की इक्विटी रखी थी, वो चीज हमने निकाल दी. दैट इज कॉल्ड काइंड ऑफ सेल, या फिर अपना हमने उसको बुक्स में से हटा दिया. सो दैट इज फाइनेंशियल एसेट की डी रिकग्नाइजेशन. व्हेन एंड ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू द कैश फ्लो, मतलब अब उस प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई राइट नहीं है, डेटर्स में कोई राइट नहीं है, इक्विटी में कोई राइट नहीं है कि तुम उस इक्विटी के अगेंस्ट आगे डिविडेंड दे सको, क्योंकि वो तुम सेल कर चुके हो. तो इस पूरी लाइन का सिंपल सा मतलब है कि तुमने वो सेल कर दिया है या वो एक तरह से खत्म हो गया. जैसे इक्विटी हमने सेल कर दी, रिसीवेबल थे वो खत्म हो गए, हमारे रिसीवेबल से पैसे आ गए हमें. सो दैट इज डी रिकग्नाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. अब गाइस तुम्हारे को मैंने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में एक चीज बताई थी, दैट इज ऑप्शंस. मैंने तुम्हें बोला था कि मैं ऑप्शंस तुम्हें बाद में बताऊंगा, ऑल्दो इट्स नॉट रिक्वायर्ड हियर, बट फिर भी तुम अब स्किल लेवल पे आ चुको तो यू शुड नो व्हाट ऑप्शंस आर. सो ऑप्शंस क्या होते हैं गाइस? बहुत सिंपल सी चीज है. शेयर सबको पता है क्या होते हैं. ये कंपनी है, मैं इस कंपनी के शेयर्स लेना चाहता हूं, ठीक है. तो या तो मैं क्या करूंगा, इस कंपनी को पैसे देके इसके शेयर्स ले लूंगा, एज सिंपल एज दैट. बट कंपनी एक और चीज ऑफर करती है पब्लिक को, दैट इज ऑप्शन टू बाय. ये ऑप्शन टू सेल भी होता है, वो छोड़ो, अभी हम ऑप्शन टू बाय की बात करेंगे. ऑप्शंस का मतलब क्या होता है? जस्ट एन एग्जांपल, मैंने कंपनी को बोला कि आज से 30 दिन बाद, मैंने कंपनी को बोला आज से 30 दिन बाद मैं आपके 1,00,000 शेयर्स लूंगा एट द रेट $2 ईच. मैंने कंपनी को ऑफर किया कि आपके 30 दिन बाद मैं 1,00,000 शेयर्स लूंगा फॉर $2 ईच. अब तुम बोलोगे कि सर शेयर का प्राइस तो रोज फ्लक्चुएट करता है, तो हमें क्या पता कि शेयर का प्राइस, चलो 2 नहीं, इसको 20 कर देते हैं ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए. मैंने कंपनी को बोला कि मैं 1,00,000 शेयर्स लूंगा 30 दिन बाद ₹20 के. कंपनी ने मुझे ऑफर किया, इसके लिए मुझे थोड़ा सा अमाउंट देना पड़ा, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम. हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड. कुछ प्रीमियम होता है, वो प्रीमियम देखिए कुछ थोड़ा सा अमाउंट देके, जैसे कहते हैं ना बुकिंग अमाउंट. मैंने बुकिंग करा ली कि 30 दिन बाद मैं कंपनी के 1,00,000 शेयर्स लूंगा $20 में. अब तुम बोलोगे कि सर ये तो बढ़िया है, अगर 30 दिन बाद इस कंपनी का शेयर $25 का हो गया और इस पर्सन को मिल रहे हैं 20 में, तो बैठे बिठाए $5 का इसको फायदा हो गया. जैसे ये शेयर्स लेगा, ये साथ ही उनको बेच के $5 कमा सकता है. इट्स अ वेरी गुड थिंग. हाँ, दिस इज राइट. अनदर थिंग कैन बी, अगर शेयर का प्राइस $15 रह गया, ये भी तो हो सकता है ना. इट्स नॉट मैंडेटरी ना कि शेयर का प्राइस ऊपर ही जाएगा. अगर
डेज बाद शेयर का प्राइस $15 रह गया, इसको तो 20 के ही लेने पड़ेंगे। सो दैट मीन्स इसका $5 का क्या हो जाएगा, लॉस। सो इट्स अ 50-50 सिचुएशन। मतलब शेयर्स जैसे होते हैं बढ़ते गिरते रहते हैं, ऐसी ऑप्शंस में भी ये चीज और रिस्क फैक्टर होता है, पूरा रिस्क फैक्टर होता है। सो दिस थिंग इज कॉल्ड ऑप्शंस। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने, मैंने ऑप्शन क्यों करा था, क्योंकि ऑप्शन का इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये अब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो, when an option held by the entity has expired and become worthless, or when the financial asset has been sold, the transfer qualifies the derecognition because substantially all the risk and rewards of ownership has been transferred to the seller from the seller to buyer. Simply अगर ये ऑप्शन हमने खत्म कर दिया, बीच में ही हमने कैंसिल कर दिया, जो भी हमने उसको बुकिंग अमाउंट दिया था वो छोड़ दिया कि हमें नहीं बुकिंग अमाउंट चाहिए, हमने नहीं ये लेना चाहते, या तो वो कर दिया हमने, या फिर हमने जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स में रिसीवेबल्स थे उनसे पैसे ले लिए, या शेयर्स थे वो हमने सेल कर दिए, तो वहां पे हम उनको डीरेकग्नाइज करते हैं। फाइनेंशियल लायबिलिटी, when and only when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired. Discharge मतलब हमने लाइबिलिटी को पेमेंट कर दी, कैंसल मतलब कि अब हमने कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ सिचुएशन आ गई, हमने वो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया, एक्सपायर्स, उसका टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया। सो तीनों चीजें अगर होंगी, तीनों में से कोई भी चीज अगर होगी, तब भी हम उसको डीरेकग्नाइज करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सोचो तुम्हारे पास एक लाइबिलिटी थी किसी एक पर्सन की, उस पर्सन की डेथ हो गई। अब उस पर्सन की डेथ हो गई, तुमने उसको पैसे देने थे, उस पर्सन को, नॉट टू एनी बिजनेस, उस पर्सन को, उस पर्सन की डेथ हो गई, ठीक है, और आगे पीछे उस बंदे का कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है उस बंदे का आगे पीछे, और तुम्हें पता है यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे अ सिंगल पेनी नाउ उस पर्सन को या उसके किसी भी पर्सन को। सो दैट मीन्स तुम्हारी लाइबिलिटी क्या होगी, कैंसल। अब तुम क्या बोलोगे कि सर बुक्स में तो छोड़ ही देते हैं लाइबिलिटी, हो सकता है कभी ना कभी कोई आ जाए, क्या पता आगे जाके इसका कोई नया रिश्ता निकल जाए, इसने छुपके से शादी कर रखी थी, उसके बच्चे आ जाए कि हाँ हमारे पापा ने आपसे पैसे आपको दिए हुए थे तो वो वापस करो। ऐसी सिचुएशन नहीं होती जनरली। तो द पॉइंट इज वो लायबिलिटी हमारी कैंसिल हो गई कि हमें अब पैसे नहीं देने। सो दैट इज कॉल्ड डीरेकग्नाइजेशन। अब आता है ये वाला लाइन, ये बहुत ही सिंपल है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। ऑन डीरेकग्नाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट और लायबिलिटी and amount received or paid should be included in profit and loss account. बेसिकली जब भी हम किसी एसेट या लायबिलिटी को डीरेकग्नाइज करते हैं, हमें ये देखना है हमें उस पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एग्जाम्पल, रिसीवेबल थे मेरे $1,00,000 के, और मैंने एक्चुअली में उनको पे किया, ध्यान से सुनना, एक्चुअली में मैं उनको पे किया लेट्स से 98,000। क्यों? क्योंकि 2,000 के रिसीवेबल थे, उनको हमने डिस्काउंट वगैरह मांग लिया, कुछ भी कर लिया, तो बेसिकली हमने पेमेंट 98,000 करके इनको डिस्चार्ज कर दिया, खत्म कर दिया। सो दैट मीन्स हमें $2,000 का फायदा हो गया, 1,00,000 की जगह 98,000 दिए, है ना। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट साइड लिख देंगे। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर हमने पे इनको $1,10,000 करे, दैट मीन्स पे करने थे 1,00,000, बट किसी ने इंटरेस्ट मांग लिया कि इतने टाइम तक हमें पैसे नहीं दिए और पैसे दो, हमने उनको ज्यादा पैसे दिए डिस्चार्ज करने के लिए, सो 10,000 का हमारा हो जाएगा लॉस। ठीक है, तो ये थी हमारी कैरिंग अमाउंट जो बुक्स में थी, और ये है एक्चुअल पेमेंट जो मैंने करी है। गॉट इट? अब सेम चीज मेरी आती है लायबिलिटी के लिए। लायबिलिटी के लिए गाइस ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। लायबिलिटी का जो बुक्स में कैरिंग अमाउंट था पेबल्स का, दैट वाज 1,00,000। ध्यान से सुनना गाइस, वैसे तुम समझ जाओगे, लॉजिक समझना है, रट्टा नहीं मारना है, लॉजिक समझना है। मेरी बुक्स में जो कैरिंग अमाउंट था लायबिलिटीज का, दैट वाज 1,00,000, मैंने एक्चुअली पे किया 98,000। अच्छा गाइस, आई थिंक मैं उल्टा बोल गया, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था दैट वाज फॉर लायबिलिटी, मैं दोबारा से बता दूंगा, इसको छोड़ दो, मैं दोबारा से लायबिलिटी का बता रहा हूं, फिर एसेट का बताऊंगा। आई एम रियली सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था। मेरी बुक्स में लायबिलिटी थी, मुझे 1,00,000 पे करने थे, एक्चुअली में मैंने पे करे 98,000, तो मतलब मेरे को $2,000 का फायदा हो गया।
मेरे को पे करने थे बुक्स के अकॉर्डिंग 1 लाख और मैंने पे करे 98,000, तो मेरे को 2,000 का फायदा हो गया। और एक्चुअल मुझे पे करने थे 1 लाख और मैंने पे करे 1,10,000, तो ये मेरा लॉस हो गया 10,000 का, कि मुझे पे करने थे 1 लाख और मैंने पे करे ज्यादा 1,10,000, तो मेरा क्या हो गया, ये लॉस। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा और बुक्स में से हम इस लायबिलिटी को खत्म कर देंगे पूरी, चाहे मैंने 98,000 पे करे चाहे 1,10,000, बुक्स में से पूरी लायबिलिटी मेरी खत्म हो जाएगी, डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी। एंड नाउ फॉर द एसेट्स वाला पार्ट, लॉजिक समझना गाइस। एसेट जो मेरी बुक्स में थे वो थे 1 लाख के, मुझे 1 लाख रुपए आने थे और एक्चुअली में मुझे रिसीव हुए 98,000। अब तुम सोचो, तुम्हें आने हैं 1 लाख, आए 98,000 और 2,000 नहीं आएंगे, अब यू विल नॉट रिसीव 2,000, ये सेटलमेंट हो गए, फाइनल अमाउंट तुम्हें मिला, सो दैट मीन्स 2,000 का तुम्हारा लॉस हो गया कि यार क्या यार, आने थे 1 लाख, आए 98,000, 2,000 अब आने नहीं, तो ये हो गया लॉस। और अगर आने थे 1 लाख और तुमने ज्यादा ले लिए कि भाई इतना टाइम हो गया तूने पेमेंट नहीं करी, हमें ज्यादा पैसे दे इंटरेस्ट के साथ, तो 10,000 का हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये लॉजिक तुम्हें बस एक याद रखना है, बहुत ही सिंपल, तुम्हें रट्टा नहीं मारना कि एसेट ज्यादा होंगे कम आएगा, ये कुछ नहीं, सिंपल देखो कहां पे तुम्हें फायदा होगा कहां पे नुकसान होगा। जब भी हम किसी को कम पेमेंट करते हैं तो हमें फायदा होता है, और जब भी हमें कम पेमेंट आती है तो हमें नुकसान होता है, ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट। बुक्स में से हमारे करंट एसेट खत्म हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो हम शो कर देंगे। This is derecognition of financial assets and liabilities. अब आता है गाइस पॉइंट फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स। अब हो सकता है जिन बच्चों ने ये चीज पहले पढ़ी हो उनको ठीक से समझ ना आई हो, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट द पॉइंट इज इसका अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है 2 लाइन का, उससे इजी टॉपिक कुछ भी नहीं है पूरे F7 में। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है गाइस, 1 पेज का है बस, देखो 1 ही पेज का, बहुत सिंपल बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल मींस, रिसीवेबल्स क्या होते हैं, हमारे डेटर्स एक तरह से जिनसे हमें पैसे आने हैं। हुआ क्या, हमारे सोचो ये मेरी बैलेंस शीट है या फाइनेंशियल पोजीशन है, इसमें मेरे रिसीवेबल्स खड़े हैं 1 लाख के। ठीक है, अब पॉइंट क्या है, ये जो 1 लाख के रिसीवेबल्स है काफी पुराने हैं, इनको 4-5 साल हो गए और इनसे पैसे आने के चांसेस ही नहीं है, पता नहीं देंगे नहीं देंगे कुछ नहीं पता, मतलब कंफर्म्ड है आने हैं, मेरी बुक्स में है, बिल है, सब कुछ है, लेकिन मुझे पता ही नहीं, मैं इनसे मांगे जा रहा हूं, पैसे दे ही नहीं रहे। तो मैंने क्या किया, ये एक बॉडी बिल्डर है, मेरी वैसे ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, ये एक बॉडी बिल्डर है गाइस, ये इसकी एब्स बनी हुई है, वी शेप बॉडी है, ये तो कुछ और ही बन गया गाइस, बड़ा स्मार्ट सा, ये एक बॉडी बिल्डर है। ठीक है, अब हुआ क्या, ये जो बॉडी बिल्डर है, मैंने इस बॉडी बिल्डर से बात करी, मैंने इसको बोला कि यार मुझे 1 लाख रुपए आने हैं। ठीक है, और ये लोग से पता नहीं आए ना आए, मैं तो मांग मांग के थक गया। इसको मैंने बोला अब इसकी लायबिलिटी तेरी है, मैं तुझे ये रिसीवेबल्स के सारे बिल्स दे रहा हूं, इट्स योर लायबिलिटी टू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम रिसीवेबल्स। ध्यान से सुनना गाइस, मैंने इस बॉडी बिल्डर को बोला तुम ये 1 लाख के रिसीवेबल ले लो, इट्स योर लायबिलिटी नाउ टू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम देम। ठीक है, और उसके बदले में इससे मैंने पहले ही लेट्स से 95,000 ले लिए। मैंने बोला 1 लाख के रिसीवेबल्स हैं, उसने सारे बिल्स वगैरह चेक किए, सब कुछ कंफर्म करा कि हाँ एक्चुअल पैसे नहीं आए हुए और लोग जिंदा हैं, जो भी अपनी चेकिंग इसने करनी थी, उसने 1 लाख के रिसीवेबल्स के सारे बिल्स ले लिए और मुझे 95,000 दे के कहा कि भाई ठीक है तू 95,000 ले, तू चलता बना, मेरा काम है उनसे पैसे लेना, मैं पैसे निकाल के अपने पास रख लूंगा। तो इसने लिए ना, आगे जाके ये 1 लाख लेगा, दिए इसे 95, इसको भी एक $5,000 का फायदा हो गया। ठीक है ना, इसने बोला कि मैं 1 लाख ये लेके खुद अपने पास रखेगा, ये 1 लाख रिसीवेबल्स ले लिए, ये खुद रिकवरी करेगा और 1 लाख अपने पास रखेगा। ये पहले ही 95,000 देके इस लायबिलिटी को सेट ऑफ कर चुका है, खत्म कर चुका है मुझे।
मेरे को 95 मिल गए इसमें। दैट इज कॉल्ड फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स। हमने अपने रिसीवेबल्स ट्रांसफर कर दिए आउटसाइड पर्सन को कि तुम वो रिसीवेबल्स ले लो, और हमने उसके अगेंस्ट पैसे ले लिए, हमने उसके अगेंस्ट पैसे ले लिए। दैट इज कॉल्ड फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स। फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स इज वेयर अ कंपनी ट्रांसफर इट्स रिसीवेबल बैलेंस टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड अ फैक्टर फॉर मैनेजमेंट एंड कलेक्शन एंड रिसीव्स एन एडवांस ऑन द वैल्यू ऑफ दोज रिटर्न। उसको पहले ही एडवांस मिल गया कि वो जो रिटर्न्स आएंगे वो रिटर्न्स अपने आप कलेक्ट कर लेगा। हो सकता है इनकी बात ये भी हो सकता है टाइप ऐसा हो कि मैं तुम्हें अभी $50,000 दे रहा हूं, बाकी जब पैसे आएंगे तो रिमेनिंग 50,000 में से मैं अपने एक्सपेंसेस डिलीट करके तुम्हारे को बैलेंस अमाउंट दे दूंगा। देयर कैन बी डिफरेंट ऑप्शंस, या तो पहले ही सारा एडवांस दे दे, या थोड़ा अमाउंट दे के बाद में बोले कि जब मैं कलेक्ट कर लूंगा हो जाएंगे सारे पैसे, उसमें से कुछ काट के आपको दे दूंगा। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। सो दैट इज कॉल्ड फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स। अब पॉइंट ये है, तुम जो अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओगे, तुम्हारे रिसीवेबल्स तो चले गए और तुम्हारे कोई 50,000 आया, इसकी अकाउंटिंग क्या करें हम? क्या रिसीवेबल्स के अगेंस्ट दिखा दें पैसे आगे, या अभी इसको हम अपना लोन दिखाएं कि पैसे अभी आए हैं, रिसीवेबल्स एज इट इज छोड़ दें और इसको लोन दिखाएं, जब फाइनल पेमेंट हो तब हम सारी सेटिंग ऑफ करें? हो सकता है ना, इसको मैंने अभी लोन दिखा दिया, इसको बुक्स में छेड़ा ही नहीं, जब फाइनल इसको पेमेंट आई तो मैंने एडजस्टमेंट सारी कर ली कि ये लोन से एडजस्ट हो गया, बैलेंस जो बचा था उसमें से इसको इतना पे कर दिया और मुझे मिल गया। दैट कैन बी ऑप्शन। या फिर मैं रिसीवेबल्स अपने खत्म ही कर दूं, बुक्स में से बिल्कुल डिलीट कर दूं कि इसको हटाओ अभी, और सीधा सीधा ये दिखा दो कि रिसीवेबल्स के अगेंस्ट एक तरह से हमें इतने पैसे आ गए, चाहे रिसीवेबल से नहीं है, इससे आए, लेकिन हम इतने पैसे आ गए जब मैंने $95,000 का एग्जाम्पल दिया था। तो पॉइंट ये है कि क्या बुक्स में मैं इसको सीधा ही सेट ऑफ कर दूं, या पहले इसको लायबिलिटी दिखाऊं और बाद में जब पेमेंट ये रिसीव कर ले तब सेट ऑफ करूं। तो देयर आर टू ऑप्शंस, फैक्टर्स टू कंसीडर। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हु बियर्स द रिस्क। मतलब अगर मान लो लड़ लड़ा के भी ये पैसे नहीं ले पाया तो रिस्क किसका है, इसका या इसका? तुम बोलोगे कि सर रिस्क तो ऑफ कोर्स हमारा रहेगा। नहीं, कई बार कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि रिसीवेबल्स तुम्हारे हैं, हमें $95,000 दो, खत्म। अब तुम्हारे ऊपर है, अगर रिसीवेबल तुमने ले पाए तो ठीक है, नहीं ले पाए तो इट्स योर लॉस, इट्स नॉट आवर लॉस। हालांकि 95,000 इतना ज्यादा अमाउंट कोई देता नहीं है, 80,000 या 70,000 तक देते हैं लोग। हमारे लिए तो फायदा ही है, कुछ भी नहीं आ रहा था 4-5 साल से, तो 80,000 आ गए। तो रिस्क इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। तो फर्स्ट इज सेल ऑफ रिसीवेबल विद रिकोर्स। रिकोर्स मतलब इसमें जो रिस्क है वो हमारा रहेगा। विद रिकोर्स मतलब रिस्क हमारा रहेगा कि कल को अगर पैसे नहीं दिए तो हमारा ही नुकसान होगा, इसका कोई नुकसान नहीं, ये तो सिर्फ अपने सर्विसिंग के पैसे ले लेगा। ये सिर्फ अपनी सर्विसिंग के पैसे ले रहा है कि मैंने जो काम करा है मैं उसकी फीस लूंगा, हमें कुछ एडवांस दे देगा और बाद में सारी सेटिंग ऑफ हो जाएगी। तो अ सेल ऑफ रिसीवेबल विद रिकोर्स मींस दैट द फैक्टर यानी दिस पर्सन can return any unpaid debt to business, meaning business retain the risk of irrecoverable. In this situation, the transaction is treated as a secured loans against the receivable rather than a sale. मतलब इस केस में अगर recourse है, हम इस 80,000 को जो हमें ये अमाउंट रिसीव है, अमाउंट रिसीव्ड है, हम उसको दिखाएंगे अपना लोन, और जो रिसीवेबल्स हैं वो एज इट इज बुक्स में शो करेंगे कि रिसीवेबल्स एज इट इज हैं, जो अमाउंट हमें आया बस वो एक लोन आ गया, एडवांस आ गया हमें कहीं से, इट्स अ लोन, हमने लोन ले लिया एक तरह से, बाद में जब पेमेंट आएगी तो वहीं से एडजस्ट कर लेंगे सारी। दूसरा, सेल ऑफ रिसीवेबल विदाउट रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स मींस सारी लायबिलिटी इस पर्सन की है, कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है। कल को पैसे नहीं आए तो इसकी लायबिलिटी है। इसका मतलब क्या है कि एक तरह से कंपनी ने अपने रिसीवेबल्स इसको सेल कर दिए। एक तरह से कंपनी ने अपने रिसीवेबल्स इसको $80,000 के सेल कर दिए कि भाई अब तेरी लायबिलिटी है, वो चीज तेरी होगी, तूने पैसे लेने, हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें 80,000 मिल गए, हम चलते बने। सिंपल, दैट इज विदाउट रिकोर्स। So sale of receivable without recourse means that the factor यानी the body builder bears the risk of irrecoverable debts
In this case, this is usually treated as a sale and the receivables are removed from the entity's financial statement. मतलब अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बताऊं तो हमारी हो जाएगी बैंक प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी हमारा लॉस हुआ है, डेबिट डेबिट क्रेडिट रिसीवेबल। 1 लाख के हमारे रिसीवेबल थे, 80,000 हमें आया और 20 का हमारा एक तरह से लॉस हो गया क्योंकि हमें 80,000 आया था। तो दिस इज ट्रीटेड एज अ सेल। सेल मतलब कि हमने रिसीवेबल सेल कर दिया उसको, और सिंपल हमारे पास जो पैसे आए हमने वो रिकॉर्ड कर लिए, आगे उस पर्सन की लायबिलिटी है। तो अमाउंट रिसीव्ड एज उसको हम इनकम मानते हैं, इनकम नहीं बोल सकता मैं इसको, जो अमाउंट हमें रिसीव होता है दैट इज सेल। और बुक्स में अब रिसीवेबल नहीं आएंगे, हमने बुक्स में से हटा दी, हम दे चुके हैं उसको। अब हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, इसकी लायबिलिटी है सारे रिसीवेबल्स कलेक्ट करने की। नहीं आया कुछ तो ये जिम्मेवार है, हम कुछ नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड सेल। सो अगर विद रिकोर्स है, विद रिकोर्स मतलब हमारी लायबिलिटी है, तो हमारा अमाउंट जो आया है उसको हम लोन मानेंगे, रिसीवेबल एज इट इज रहेगा। और अगर विदाउट रिकोर्स है तो हम उसको सेल मानेंगे। दिस इज लाइक अ जर्नल एंट्री, और रिसीवेबल्स बुक्स में से डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स फर्दर डिटेल, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड। तुम्हें मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, अब तुम पढ़ोगे इसको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 6, इसे करते हैं जल्दी से। An entity has an outstanding receivable balance with a major customer amounting to $12 million. Wow. This was factored to finance company on 1st September. The terms of factoring were finance company will pay 80% of gross receivable amount outstanding to the entity immediately. कि 12 million का 80%, that means 12 into 80 divided by 100, that is 9.6 million, $9.6 million तो वो कंपनी अभी पे कर देगी। The balance will be paid less the charges below when the debt is collected in full. जब बैलेंस डेट से पैसे, यानी जो बैलेंस डेट बची है, जब उनसे सारे पैसे आ जाएंगे तभी वो बैलेंस पेमेंट होगी। Any amount of debt outstanding after 4 months will be transferred back to the entity at its full book value. मतलब कोई भी अमाउंट 4 मंथ के बाद भी अगर पैसे उसके नहीं आए तो वो कंपनी को वापस मिल जाएगी। दैट मीन्स ये है विद रिकोर्स, दिस इज विद रिकोर्स, कंपनी को वापस मिल जाएगी, कंपनी की लायबिलिटी है। फाइनेंस कंपनी विल चार्ज 1% पर मंथ ऑफ द नेट अमाउंट owing from an entity belonging at the beginning of each month. Finance company had not collected any factor receivable amount by the year end. ठीक है, अब साल के एंड तक 1 सितंबर को करा, 30 सितंबर को हमारी बुक्स क्लोज होती है, 30 सितंबर तक उन्होंने कोई भी पैसे कलेक्ट नहीं करे, 1% अमाउंट दे विल चार्ज एज कॉस्ट। Entity debited the cash from financial statement to its bank account and removed receivable from its accounts. It has prudently charged the difference as administrative cost. इसका मतलब क्या है, कंपनी ने वैसे तो विद रिकोर्स था, तो विद रिकोर्स में तो हम उसको लोन मानेंगे, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैंक इसमें जो पैसे आए रिसीवेबल्स अपने खत्म कर दिए। कंपनी को जो पैसे आए उन्होंने उस पैसे को रिसीवेबल्स में दिखा दिया, और जो भी डिफरेंस है, बेसिकली कंपनी ने क्या किया, इसको विदाउट रिकोर्स वाला ट्रीटमेंट कर दिया। विदाउट रिकोर्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, 12 में से 9.6 आए, दैट मीन्स जो 2.4 थे उनको अपना लॉस दिखा के, एक्सपेंसेस दिखा के खत्म कर दिया। ठीक है, एक्सपेंस दिखा के इसको खत्म कर दिया। अब हमें इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। हाउ दिस अरेंजमेंट शुड बी अकाउंटेड फॉर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमें इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। गाइस ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। रिसीवेबल्स इसने बुक्स में से खत्म कर दी थी, जबकि विद रिकोर्स है, मतलब रिसीवेबल एज इट इज रहेंगे, तो मैं डेबिट कर दूंगा, ये जर्नल एंट्री का टाइप ही है, डेबिट कर दूंगा रिसीवेबल 12 मिलियन से, 12 मिलियन से मैं रिसीवेबल डेबिट कर दूंगा। ठीक है ना, क्यों डेबिट कर दूंगा 12 मिलियन से, क्योंकि रिसीवेबल मैंने बुक्स में से खत्म कर दिए थे। मैंने गलती से, अच्छा मैंने जो अमाउंट रिसीव हुआ था उसको लोन नहीं दिखाया,
तो मैं क्रेडिट दिखाऊंगा लोन 9.6 जो मुझे अमाउंट रिसीव हुआ है वो मुझे लोन आया तो मैं क्रेडिट में लोन दिखाऊंगा। मैंने गलती से जो डिफरेंस था उसको लॉस दिखा दिया, जबकि अभी तो लॉस हुआ ही नहीं है। विद रिकोर्स में तो फाइनल एडजस्टमेंट पे लॉस होता है, अभी तो सिर्फ मैंने इसको लोन दिखाना था, दैट्स इट। बुक्स में कोई कुछ लॉस वगैरह नहीं आना था। तो मैंने क्या किया, इसको गलती से अपना एक्सपेंस दिखा दिया, यानी डेबिट कर दिया। तो मैं क्रेडिट कर दूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 2.4। मैंने गलती से जो मेरा डिफरेंस था 2.4 उसको एक्सपेंस दिखा दिया, यानी डेबिट कर दिया। तो खत्म करने के लिए क्या कर दूंगा, क्रेडिट। ठीक है, ये 3 चीजें समझ आई गाइस। आगे एक तो मेरी जर्नल एंट्री ये होगी। ये कौन सी जर्नल एंट्री है कि जो मैंने गलती करी थी उसको ठीक करने के लिए करना क्या था, मुझे लोन दिखाना था, लोन दिखा दिया। रिसीवेबल्स मैंने खत्म कर दिए थे, दोबारा रीइंस्टेट कर दिए। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मैंने गलती से दिखा दिया था उसको वापस कर दिया। आगे अब यहां पे लिखा हुआ है फाइनेंस कंपनी विल चार्ज 1% पर मंथ ऑफ द नेट अमाउंट ओइंग फ्रॉम एंटिटी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। कंपनी ने हमें कितने का लोन दिया हो अभी, 9.6। मैंने क्या बताया था, इट्स अ रिकोर्स, मतलब लायबिलिटी कंपनी की ही है, बॉडी बिल्डर की लायबिलिटी नहीं है, कंपनी की लायबिलिटी है। इसने जो एडवांस दिया हुआ है कि मैंने एडवांस दिया हुआ है, इस पे उसने बोला मैं पर मंथ 1% इंटरेस्ट चार्ज कर दूंगा। तो 9.6 मिलियन पे इंटरेस्ट कितना होगा हमारा, तो 9.6 मिलियन टू 1% इज 0.096 मिलियन डॉलर्स। तो ये जो इंटरेस्ट मेरा है डेबिट, इंटरेस्ट इज एक्सपेंस 0.096, क्रेडिट कर दूंगा अक्रूवल्स की। अभी मैंने पेमेंट नहीं करी इसकी, क्योंकि यहां कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैं ये पेमेंट कर चुका हूं। तो हमारी ये 2 डिफरेंट जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी, पहली जो गलती करी थी उसको ठीक करने की, और दूसरी सिंपल इंटरेस्ट चार्जिंग की। ठीक है गाइस, यहां हमारा चैप्टर होता है ये खत्म। जहां भी डाउट हो इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत इजी है। अब आता है डिस्क्लोजर, इसकी थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं। सो एज पर IFRS 7 प्रोवाइड्स द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, द मेजर एलिमेंट ऑफ डिस्क्लोजर आर रिक्वायर्ड। हमें क्या क्या दिखाना है, सॉरी गाइस मुझे बीच में एक छोटा सा कॉल आ गया था। So the carrying amount of each class of financial instrument should be recorded either on the face of financial position or within notes। हमने बल्क में सारा ऊपर फाइनेंशियल पोजीशन में दिखा दिया और इसकी बाइफिकेशन नोट्स में दिखा दी, या फिर सारी बाइफिकेशन हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही दिखा दी। An entity must also disclose items of income, expenses, gain or losses for each class of financial instrument either in profit and loss or comprehensive income within notes। ये भी दिखाना पड़ेगा। मतलब हमें जो भी हमने ऊपर बोला था कि मैंने लॉस दिखाया, प्रॉफिट दिखाया, ये सब हमें फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सब में शो करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। An entity must also make disclosures regarding the nature and extent of risk faced by the entity. This must cover the entity exposure to risk, management objective and policies for managing those risks and any changes in this year। सिंपल, अगर इन्हीं एसेट्स में कोई भी रिस्क है तो उसका भी हमें अलग से डिस्क्लोजर नोट्स में बताना है। बहुत सिंपल गाइस। सो गाइस दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। ठीक है, अब जल्दी से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, इसकी एग्जाम किट के क्वेश्चंस करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, दैट इज चैप्टर नंबर 12। 11th में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है गाइस, चलो गाइस, हैव अ गुड टाइम एंड प्लीज शेयर माय चैनल।